नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज बातचीत होगी स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। दरअसल बहुत सारे पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको देखते हैं तो अलग अलग नज़रिए से अलग अलग राय बनती है, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखें, नंबर्स देखें तो आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाई पड़ती है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखें तो एक बड़ा उत्साह सा दिखता है यहाँ पे कि बहुत तेज़ी है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, व्हीकल सेल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, रियल एस्टेट की सेल्स डिकेट्स के हाई पे चल रही है। लेकिन क्या तस्वीर इतनी खूबसूरत है? क्या ये मान लेना चाहिए कि जो नेशनल डेट है हमारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, करेंसी काफ़ी वीक हो गई है? तो ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है, तस्वीर क्या है इसकी? अगर इकॉनमी इतनी अच्छी है तो ये डाउनग्रेड्स क्यों आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक क्यों डाउनग्रेड कर रहा है? आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि अगले 2 हफ्तों में वो डाउनग्रेड कर सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को भी, और तमाम ब्रोकिंग एजेंसीज को आप देखें तो वो भी थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हैं। रादर आरबीआई को देखिए, उन्होंने भी 0.2% घटा दिया है FY23 की जीडीपी को। तो दरअसल सिचुएशन है क्या, स्थिति क्या है? और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि हमारी करेंसी रुपया डॉलर के अगेंस्ट बहुत वीक हो रहा है। इस साल करीब 10%, 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर की, तो 10% कमज़ोर हो चुका है और लगातार हमारे फॉरेक्स में डेंट हो रहा है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन का, उसके बाद से ऑलमोस्ट 85-86 बिलियन डॉलर्स का हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है। तो इस सब को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो हमें शायद सही पिक्चर समझ में आएगी। और स्टॉक मार्केट की एक अलग कहानी अपनी चलती रहती है। इसी पे आज बातचीत हम करेंगे कि दरअसल इकॉनमी किस दिशा में जा रही है, क्या कोई ऐसी चीज़ हम मिस कर रहे हैं जो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या सब कुछ ठीक ठाक है, हम ज़बरदस्ती बेमतलब में चिंता करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपसे उनका परिचय करा दूँ। डॉक्टर निरंजन हिरनदानी हमारे साथ है, हिरनदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और रियल एस्टेट के जाने माने नाम हैं, तो एक बड़ा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव डॉक्टर साहब हमें देते हैं। डॉक्टर राधिका पांडे हमारे साथ हैं, NIPFP की सीनियर फेलो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इनसे बातचीत करूंगा मैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, और मेरे ध्यान है जब हम लोग पिछली बार बात कर रहे हैं तो इन्होंने यूके की करेंसी को लेकर के बड़ी बात कही थी कि वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगी शायद। प्रकाश दीवान जी हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ अक्सर जुड़ते तो एक नया अंदाज, नए पर्सपेक्टिव में इनसे बातचीत होगी। और मेरे मित्र अनुराग सिंह अमेरिका से, जिनको मैं रोज़ सुबह जगा देता हूँ, वो जुड़ रहे हैं। और क्योंकि असली समस्या की जड़ वहीं पे है, यूएस से ही सारी मुश्किलें खड़ी हो रही, दुनिया भर को उसने परेशान कर रखा है डॉलर के संदर्भ में, तो वहाँ की क्या स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर हिरनदानी, बिल्कुल सीधा सपाट सवाल है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अगर ठीक ठाक है तो फिर ये डाउनग्रेड्स क्यों आते हैं? इंडिया के लिए जरूर एक कठिनाई जो है वो है रशिया यूक्रेन की जंग, क्योंकि उसके कारण जो तेल के भाव बढ़ गए हैं और जो ट्रैवल के और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे अंदाज से इसके कारण काफी बढ़ गई है। तो आज के तारीख में जो आप देखेंगे, जो रिवर्सल आया है वो ये जंग के कारण बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि दिस इज वन कॉस्ट जो हमें अफोर्डेबल नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इंटरनल बात करते हैं, जहां हमारी इंटरनल ग्रोथ की बात करें, रियल एस्टेट हमारा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग 15 से 20% बढ़ गए हैं, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, प्राइसेस 5 to 7% to 10% बढ़ गए हैं। तो मेरे अंदाज से ये सेक्टर बहुत अच्छे चल रहा है। और भी जितने भी सेक्टर्स अभी हैं, फिर रोड के सेक्टर्स के देखिए, ट्रांसपोर्ट के देखिए, तो वो बढ़ गया। जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो भी बढ़ गए हैं, स्टेट के और इनकम टैक्स के जो कलेक्शंस हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल हम इंटरनल जितने बात करते हैं वो जरूर बढ़ गए हैं। जहां हमारी एक्सटर्नल बात होती है, एक्सपोर्ट्स की बात होती है, वहां जरूर हमें प्रॉब्लम आया। यूरोप के जो एक्सपोर्ट्स थे वो कठिनाई में हैं, और भी जितने एक्सपोर्ट स्टील्स के हम करते थे, ड्यू टू ड्यूटीज एंड अदर इश्यूज, वहां हमारी कठिनाई आए। तो मेरे अंदाज से जो बातें चल रही है वो इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, जो एक्सटर्नल उसका इफेक्ट है वो इंडिया को लग रही है। तो ये डेफिनेटली हमें अफेक्ट हो। एक बात जो मैं आरबीआई और गवर्नमेंट को अग्री नहीं करता हूं कि
जो हम इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ा रहे हैं अभी, वो काफी ज्यादा कर दिया है। ये इंस्टेड ऑफ ओनली मॉनेटरी इंटरवेंशन, हमें फिजिकल इंटरवेंशन हम करें तो मेरे अंदाज से वी वुड बी इन अ मच बेटर सिचुएशन देन जस्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजिंग is not helping the economy now anything further। और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार कुछ इंटरवेंशन करें, जैसे हमने तेल के बारे में उन्होंने किया था, एक्सपोर्ट्स में किया था, वहां हमारी इंटरवेंशन ज्यादा होनी चाहिए। और आरबीआई को बाकी के जो अब तक किया है वो ठीक है, लेकिन और ब्याज इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ये हमारा पर्सनल मत है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा इंक्रीज करने से देश को प्रॉब्लम ज्यादा आएगा और फायदा कम हो सकता है। हाँ, लेकिन शायद करेंसी को बचाने के लिए, रोकने के लिए मजबूरी में या कैसे भी करना चाह रहा है। डॉक्टर राधिका, क्या ये जो मूव लिए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हिरनदानी जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्याज दर बढ़ाने से अब शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा, मैं ये समझने की कोशिश आपसे करूँगा, क्या इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम करेंसी को बचाना हो गया, जिसके लिए हम ब्याज दर भी बढ़ा रहे हैं और अपना फॉरेक्स भी खर्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी आप देखें तो इतना ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी इस साल 300 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 3% इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, और जिसके कारण आगे भी उनका जो प्रोजेक्शंस है उसके अनुसार आगे भी आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो जब वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, आप देखें कि यूएस का जो डॉलर है या डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि यूएस की फेडरल रिजर्व पॉलिसी बहुत ज़्यादा टाइटनिंग की ओर जा रही है। तो इस लिहाज से अगर, और उसके कारण उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन रुपी पे और जो और नॉन डॉलर करेंसीज हैं, पाउंड है, यूरो है या एशियन करेंसीज है, उसमें हमको देखने को मिलता है। अभी तक हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को डिफेंड करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है, और इसके कारण रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ। अगर हम 10% देखें तो कुछ और करेंसीज हैं जिनका डेप्रिसिएशन इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन आगे आने वाले समय में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम कितना यूज़ कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि देयर आर सम इंडिकेटर्स टू असेस द एडिक्वेसी। तो ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि हम लोग $85 बिलियन हम अपना यूज़ कर चुके हैं फॉर डिफेंडिंग द रुपी। तो आगे आने वाले समय में उस चीज़ पे रिविजिट करना ज़रूरी है। और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है विच इज़ इंटरेस्ट रेट डिफेंस, इंटरेस्ट रेट के से हम करेंसी को डिफेंड कर रहे हैं, तो उस चीज़ की ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रुझान दिख रहा है। क्योंकि आप देखें कि 30 सितंबर को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक किया, तो रुपया में थोड़ा सा उछाल आया, स्टॉक मार्केट में उछाल आया। तो अब नाउ ये एक मतलब डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स आर डूइंग इंटरेस्ट रेट हाइक्स टू डिपेंड द करेंसी, और दूसरी ओर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो आरबीआई ये एक्नॉलेज आप देखें तो वो नहीं करेगी कि ये रुपी को डिफेंड करने के लिए है, बट देर इज दैट स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो इन माइंड कि रुपी को डिफेंड करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल ना करके इंटरेस्ट रेट का को बढ़ाना, इस समय वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, तो जो डॉक्टर हिरनदानी कह रहे हैं कि अब बार बार ब्याज दर बढ़ा के उसको डिफेंड करेंगे, ये फिर आपकी इकोनॉमी को हर्ट करने लगेगी और ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, क्या ये सही बात है? जी, अगर अभी आज तक की आप सिचुएशन देखें तो ऑलरेडी रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक्स किए हैं, लेकिन अभी तक हमने क्रेडिट पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं देखा है। अगर आप देखें तो बैंक क्रेडिट अभी भी, आपका जो लास्ट मंथ का डेटा आया है, इट शो 16% क्रेडिट ग्रोथ। तो अभी तक इंटरेस्ट रेट का कोई हमें खासा एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पे नहीं दिखा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स कि मॉनिटरी पॉलिसी अपने तरीके से क्या कर सकती है इकोनॉमी के लिए। सो एज ऑफ नाउ व्हेन सारी सेंट्रल बैंक
बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही हैं टू काउंटर इन्फ्लेशन एंड टू डिफेंड देयर करेंसी, तो इस समय मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट को फ्रंट लोड करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आपका जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें, विच इज़ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, जो हमारा रियल ब्याज दर है वो अभी भी नेगेटिव है। तो इस लिहाज से अभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का स्कोप है। जहां तक फिस्कल पॉलिसी की बात है, वो एक पैरेलल पॉलिसी इंटरवेंशन है जो साथ साथ चलेगा, जो चल रहा है। जैसे एक्साइज ड्यूटी कट्स किए गए, गरीब कल्याण योजना, फ्री फूड ग्रेन स्कीम को एक्सटेंड किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को स्लैश किया गया। तो फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी फिर आपका पॉलिसी ट्रेड ऑफ ये आता है कि आप कितना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट होगा। और अगर आपके फिस्कल डेफिसिट जो आपका टारगेट है 6.4% ऑफ जीडीपी, उससे बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाता है, तो आपका डेट टू जीडीपी बढ़ेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको डाउनग्रेड, इकोनॉमी को डाउनग्रेड करेंगी, जिससे कि और ज़्यादा एफपीआई आउटफ्लोज होगा। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, जो सरकार का जो डेट है उसकी बोरोविंग्स और बढ़ेंगी। तो ये सारे ऑल दीज आर कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी चैलेंजेस और ट्रेड ऑफ्स है। हर पॉलिसी का एक गुड पॉइंट और बैड पॉइंट है, और उसी को बैलेंस लेके चलना है। अभी तक सरकार ने काफ़ी फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस किए हैं, और आगे चलते हुए बिकॉज टैक्स कलेक्शंस अभी तक काफ़ी बॉयंट रहे हैं, तो उनके पास स्कोप है कि वो थोड़ा और फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस कर सकते हैं टू सपोर्ट ग्रोथ। लेकिन कुछ समय बाद उनको अपने फिस्कल डेफिसिट के बैलेंसिंग की ओर भी ध्यान देना होगा, जो बहुत ज़्यादा अगर ओवरशूट करता है टारगेट से, तो डेट के ऊपर हमारा जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ डेट है वो बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ेंगी। और कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ती है तो कंपनीज की बोरोविंग बढ़ेंगी, और सारा इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। डॉक्टर हिरनदानी, क्या आप लोगों को अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पिंच कर रहा है, इसलिए आपको लगता है कि अब ये बढ़ाना यहाँ से फिर खतरे घंटी हो जाएगा? नीरज जी, देखिए, एक तो आपको ग्रोथ बढ़ाना है। हाँ, ब्याज की मार तो लगेगी, आज नहीं लगेगी, कल लगने वाली है। जो मार्जिनल लोग हैं जो घर खरीदने को जा रहे हैं, उनकी ईएमआई जो बढ़ रही है वो उनको सहन नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं बैंकों को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनको एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दें, आज की तारीख में ईएमआई कम कर दें, और आगे उसको स्टेप अप करके कॉम्पनसेट कर दें। क्योंकि नॉर्मली जो हाउसिंग लोन है वो 15 साल 20 साल के लिए होती है, तो इसलिए वो पूरा ईएमआई जो पहले 2 साल में है वो सहन नहीं होते हैं। ये मार्जिनल जो लोग खरीदना चाहते हैं घर, उनको फर्क पड़ता है। जो बड़े घर खरीदते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-3% आगे पीछे करें नीरज जी तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो मार्जिनल बायर है, जो रियली उनको फर्क पड़ता है कि वो 20,000 का 25,000 उनका ईएमआई हो जाए तो उनको सहन नहीं होता, उनको फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप होम लोन्स के ऊपर जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो वो आपका ग्रोथ पर ज्यादा अंतर आएगा, ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आप इंटरेस्ट भी बढ़ा दें, लेकिन उसको ईएमआई जो है, जो अमाउंट्स हैं, उसको आज के तारीख में कम करके उसको फ्यूचर में बढ़ा दें, तो वो लोग घर खरीदने में अंतर नहीं आएगा। आज तक तो उल्टा घर खरीदने का बढ़ गया है, लास्ट 2 महीने से कोई अंतर नहीं आया। लेकिन नीरज जी, मैं समझता हूं कि ऐसे ही ब्याज बढ़ते जाएगा तो जरूर इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, और ये दिख रहा है कि आगे प्रॉब्लम हो सकता है। दिख रहा है कि बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। शुभमो सर, ये जो मुश्किल खड़ी हुई है कि ब्याज दरें बढ़ाना ज़रूरी है, करेंसी को डिफेंड करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन ग्रोथ भी मैनेज करनी है, और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ ही रहा है। हालांकि पता नहीं आरबीआई को ये क्यों कॉन्फिडेंस है कि सेकंड हाफ में 6% के आसपास का एवरेज इन्फ्लेशन आ जाएगा। हालांकि वो कोई डायरेक्शनल कॉल ले नहीं रहे हैं। $100 पे वो क्रूड को डिस्काउंट कर रहे हैं, फिर भी 6% की इन्फ्लेशन है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे असेसमेंट कैसे किया जा रहा है। नीरज जी, इसका जो असेसमेंट आरबीआई कर रहे हैं वो इस पर कि अभी स्टेडी स्टेट नहीं, दीज आर लाइक इतने सारे, डॉक्टर राजू पांडे जो बता रहे थे कि इतने सारे चीजें दुनिया में मूव कर रहे हैं कि इस वक्त में जैसे कहते हैं बेस्ट एफर्ट बेसिस पे ही आरबीआई अपनी पोजीशन ले रहे हैं।
आप अभी शुरुआत में वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट कह रहे थे। वर्ल्ड बैंक का जो रेट जीडीपी रेट में कटौती है, जहां से आपने शुरू किया, वो बेसिकली पिकिंग अप फॉर, मतलब जून में उन्होंने बहुत ओवर एम्फेसिस दिया था ग्रोथ का, उन्होंने सोचा था बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और उसके बाद अभी वो डिले को कवर अप का, मतलब सॉर्ट ऑफ कवर अप ही कर रहे हैं कि हमने बाद में जाके अब हमने असेसमेंट किया है, इसलिए उस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, 4 चीज। एक तो चाइना में अभी पार्टी कांग्रेस होने वाली है, उसके बाद चाइना किस तरह का रवैया लेगा वो दुनिया को बहुत इम्पैक्ट करेगा। दूसरी तरफ जापान में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं। तीसरी तरफ आपने कुछ दिनों पे डिस्कस किया था क्रेडिट स्विस का अभी जो क्राइसिस है वो किस तरह का शेप लेगा। इतना बड़ा एक बैंक में क्राइसिस डेवलप्ड मार्केट में, फ्रैंकली इसका अंदाजा करना अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है कि क्या हमने सिर्फ देखा है या अभी देखना, अभी रियल पिक्चर अभी बाकी है। और चौथा, जो ये रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है वो तो हमारे सामने है ही। इन सब चीजों को मिलाते हुए अभी आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पोजीशन ये है कि हम जिस चीज को जानते हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हम जिन चीजों को नहीं जानते हैं, जिनका हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उन पर हम कोई पोजीशन ले ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए आरबीआई पोजीशन ये है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अभी कमोडिटी प्राइसेस वीक हो रहा है ग्लोबली, तो उसके चलते इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का वार कम आएगा। तीसरी तरफ गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग सपोर्ट फिस्कली जो कर रहे हैं, अभी 44,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एडिशनल जो गवर्नमेंट ने एडिशनल खर्च का ऐलान किया है गरीब अन्य योजना का, इनके सबके चलते रिटेल प्राइसेस कम होंगे, सॉफ्ट रहेंगे, मैं कम नहीं होंगे बट उनका बढ़त कम रहेगा। तो यही चीज को आरबीआई देख सकता है और उसी के बेसिस पे आरबीआई ने अपना पोजीशन बनाया है। लेकिन इसके आगे आप कह सकते हैं कि क्या ये एडिक्वेट है? ये एडिक्वेसी कहना इस वक्त आरबीआई क्यों किसी भी ग्लोबल बैंक के लिए कहना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे मूविंग पार्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी में कभी नहीं आए थे। इसीलिए जो हम सिर्फ आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनका जो स्टेप्स है वो कैलिब्रेटेड स्टेप्स है कि वो धीरे धीरे जहां तक जिस चीज को देख सकते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों में वो मूव कर रहे हैं। उनसे आगे एक्सेसिव रिस्क लेना, जैसा अभी हिरानंदन जी बोल रहे थे कि फाइनेंशियल फिस्कल और स्टिमुलस दिया जाना, ये काफी खतरनाक होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कहां से फ्रेश रिस्क वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आएगा। और इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से लोगों का एबिलिटी कम रहता है। हम पिछले बार के शिफ्ट रिकवरी की बात कर रहे थे कि जहां पर लक्जरी गुड्स का दाम, ये डिमांड बढ़ रहा है, वहां पे ऐसे रोजमर्रा का चीज जो है उनके डिमांड में कम हो रही है। इस हालत में गवर्नमेंट के लिए ये कहना कि हम एक जिसे कहते हैं फिस्कल एडवेंचर लेंगे, वो कतई पॉसिबल नहीं है एंड जरूरत बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए जो अभी हमारे हाथ में है वही उन्हीं चीजों को लेकर चलना था। मैं आपका खासकर नजर इस पर अटेंशन दिलवाऊंगा कि अभी फिर से हम कह रहे हैं कि हमारा कंडीशन वीक है। मैं ये कहूंगा कि बाहर में कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले यूरोप ने ESG इन्वेस्टमेंट्स का एक नॉर्म लाए जी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में फिर से एडिशनल नर्वसनेस शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाने हैं ग्लोबली और थैंकफुली इंडिया में नहीं लिए जा रहे हैं, जिसके चलते एक दैट कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बढ़ रहा है। वो कोई जिसे कहते हैं अजूबा नहीं है। इंडिया में कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं हुए हैं पास्ट 2 साल में जिनको हम कह सकते हैं कि ये अनयूजुअल या जो रिस्क इम्प्लीकेशन को बढ़ा देते हैं। जी नीरज जी। जी प्रकाश दीवान सर, अभी जितने हमारे इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट ये बातें कर रहे हैं, बाजार को इससे कोई फ़र्क नहीं है ना। बाजार को एक अलग दिशा में चल रहा है। वो आप लोग लॉजिक देते हैं वो बहुत लिक्विडिटी, बहुत पैसा है इसलिए वो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रियल प्रॉब्लम वो दिखती है। फिर अभी अर्निंग शुरू होगी तो उसमें पता चलेगा। आप कैट का नंबर देखिए, केवल अप्रैल जून में ही 2.8% ऑफ GDP है।
ट्रेड डेफिसिट आप देखिए मैक्सिमम हो चुका है, हमारा नेशनल डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्या हम सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि यूके में बहुत बुरी समस्या है इसलिए हमारी कम है, यूएस बहुत बुरी हालत में हो सकता है इसलिए हम कम है, वहाँ तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है इसलिए हम अपने आप को थोड़ा सा शील्ड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जबकि हमारी भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी है सामने और हम उसको या तो इग्नोर कर रहे हैं या आंख बंद कर रहे हैं। नीरज भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया है। देखिए, एक चीज कहना चाहूंगा कि जो निवेशक हमारे मार्केट में है, जो आम निवेशक है, मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा जो फंड मैनेजर कैटेगरी में है, बट जो आम निवेशक है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो समझता है कि उसको कौन सा सेक्टर पसंद आता है और उसको उस सेक्टर में कौन सी कंपनीज प्रॉमिसिंग लगती है और उस हिसाब से वो अपना पैसा उसमें लगाते हैं। तो ये जो सारे जो आपने जो समीकरण किया कि जो चीजें, जो पैरामीटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कठिनाई जता रहे हैं या झलक जिसमें दिख रही है, ये बिल्कुल सही है। और अगर उसका असर कंपनीज के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, ब्याज के दर बढ़ने से या डिमांड कॉम्प्रेशन की वजह से या जो भी कारण आते हैं, वो जब अर्निंग्स पे नजर उसका असर जब दिखेगा आपको, तो मार्केट डेफिनेटली उसको अपने उसमें लेगा कॉन्टेक्स्ट में। मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसको इग्नोर कर सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्केट्स आर अ स्लेव टू अर्निंग्स। और ये जो आज जो परिस्थिति हमारे यहाँ मार्केट में, इसमें कंपैरेटिव की वजह से नहीं है। कंपैरेटिव तो एफआईज के लिए एक नजरिया हो सकता है कि भाई कोई और मार्केट से अच्छा हिंदुस्तान का मार्केट है, कि यहाँ आज भी ग्रोथ है। घटा के भी आईएमएफ के अनुमान जो लग रहे हैं उसमें भी फिर भी आपको जीडीपी बाकी देशों से अच्छी दिख रही है। सो ये जो चीजें हैं, ये अनुमान, ये कंपैरेटिव वाली चीज तो उनके लिए है। हमारे लिए क्या मायने रखती है कि हम जिन सेक्टर्स में, जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ है क्या, उसमें इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रोथ है क्या। तो अगर वो ग्रोथ कायम है, इन सारी परिस्थिति को, ये सब पैरामीटर्स को, ये सारे जो व्हाट यू कॉल फैक्टर्स को लेके भी, तो आप फिर भी पैसा बता सकते हैं। हाँ, स्लो डाउन जरूर आएगा कुछ सेक्टर्स में, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अच्छा खासा असर आपको दिखेगा कि ये मार पड़ेगा। जहां कॉस्ट बढ़ जाती है, खासकर जैसे हाउसिंग फाइनेंस का इरादा जैसे आप बता रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट इनहिबिटिंग ग्रोथ। तो ग्रोथ रेट्स आपको वापस से एक रीसेट करने पड़ेंगे, उसका अनुमान आपको फिर से लगाना पड़ेगा। आंकलन होगा कि भाई ग्रोथ थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है। तो वो लिहाज से मार्केट में करेक्शन आना या उन पॉकेट्स में थोड़ा सा वैल्यूएशन सॉफ्ट होना जायज है। लेकिन हमारी मार्केट को एक चीज जो पसंद आ रही है वो ये है कि पिछले 10 साल में जो गोरो ने 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का माल नेट सेलिंग करके निकला है, वो सारा का सारा अब्सॉर्ब कहाँ हुआ है? म्यूचुअल फंड्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए या रिटेल इन्वेस्टर की ताकत से। तो इस बार हुआ ये है कि उसका इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा है वैल्यूएशंस पे। पी मल्टीपल अभी भी सब चिंता होते हुए भी इतने ऊपर है। और अगर Q2 की अर्निंग्स सीजन जिसका आपने जिक्र किया शुरुआत होती है, हाँ हो सकता है टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी सी कम हो, मार्जिन्स पे प्रेशर ऑलरेडी Q1 में हमने देखना शुरू कर दिया था। एफएमसीजी और कई सेक्टर्स में जो असर पड़ रही है वो होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वापस पटरी पे गाड़ी आ जाएगी और रफ्तार पकड़ेगी, तो नेचुरली उसको मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो मार्केट आज की चिंता नहीं देख रहा है, अगले 2 साल 3 साल की ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट कर रहा है। और उस लिहाज से पॉकेट्स चेंज होंगे, वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आगे चल के शो में अगर ये डिस्कस करने का मौका लगे, और आई एम श्योर हमारे मित्र यूएस से बैठे उनकी भी राय लेंगे कि जो सेक्टर्स या पॉकेट्स प्रॉमिसिंग है वो चेंज हो जाएंगे। उसका हुलिया जरूर बदलेगा, लेकिन क्यों और कैसे वो डिस्कस करेंगे। बट यस, मार्केट ओवरऑल जो है एक्साइटेड रहेगी फॉर द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। स्लो डाउन है, रहेगा और दिखेगा भी। दीवान सर, हम लोग क्या ना इटर्नल बुल हैं, और हम लोग अगले 2 3 4 सालों की विजिबिलिटी लेके चलते हैं अपने दिमाग में। आप भले ही वर्ल्ड बैंक को या यूएस को तक को ना हो कि अगले 3 महीने में क्या इन्फ्लेशन उनका होगा, पता नहीं उनको। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प डेटा दे रहा हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस फ्रीज कर दिए गए, बढ़ाने नहीं दिए जा रहे हैं। करेंसी बहुत ऊपर चली गई है, क्रूड भी अब बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अनुमान है कि इन तीनों ओएमसीज को, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी को करीब 21,500 करोड़ का नेट लॉस है इसी क्वार्टर में। अभी रिजल्ट नहीं सामने आएगा हमारे।
तो इतना बड़ा डेंट लेने के बाद पता नहीं कितने क्वार्टर लगेंगे उनको ये अपने को उनको ठीक करने में। लेकिन ये इस चर्चा को हम आगे ले आएंगे। पहले तो ये जो असली समस्या की जड़ अमेरिका में खड़ी है, अनुराग जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो चर्चाएं चलती हैं, हम लोग रोज़ सुबह पढ़ते हैं, फेड के अधिकारी लोग आते हैं और माहौल बनाने लगते हैं एकदम से कि अभी तो ट्रेजेक्ट्री चलेगी 4.5 पौने 5% तक, टर्मिनल रेट हो सकता है 6% तक जाए। फिर कोई एक गवर्नर साहब निकल के आते हैं, नहीं नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, अब तो हमको लगता है कि 2023 के पहले क्वार्टर से थोड़ा कट करना शुरू करना चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या आप लोग करेंसी वॉर चला रहे हैं क्या पूरी दुनिया में? नीरज जी, आपको और सीनियर पैनल मेंबर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, क्विक टेक नीरज जी, एक आपने इंटरेस्ट रेट से शुरुआत की है। देखिए, ये एक हम आसानी से कह देते हैं कि देखिए 40 ईयर हाई पर है इन्फ्लेशन। सच्चाई ये है कि 40 साल से ये इन्फ्लेशन 2-2.5% की रेंज से बाहर निकला ही नहीं है। इसका मायने ये है नीरज जी कि एक पूरी जनरेशन निकल गई है जिसने इन्फ्लेशन अपने जीवन में देखा नहीं है और अपने वर्किंग लाइफ में नहीं देखा है। और अगर हम ये कहें कि कोई भी अगर 65-70 की उम्र में भी है तो उन्होंने भी जब काम करना शुरू किया तो उनकी वर्किंग लाइफ में भी इन्फ्लेशन उन्होंने देखा नहीं है। एंड विच ऑल्सो कवर्स कि जो फेड में जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उनके वर्किंग लाइफ में भी इन्फ्लेशन कभी आया नहीं है। तो रियल सोल्यूशन उनको भी पता नहीं है और वो इसको समझने की और इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप समझ सकते हैं, अगर एक पूरी जनरेशन निकल जाए जिस कंट्री ने वो चैलेंज देखा ही नहीं है तो दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। प्लस सडनली उनके पास प्रेडिक्टेबल पावर तो नहीं है। बट अभी अंदाजा तो वही है कि 4-4.5 तक तो पहुंचेंगे नहीं। तो एक बैलेंस उनको भी देखिए बनाना पड़ेगा। आपने बैलेंस की बात की, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बैलेंस होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का। हर इकोनॉमी को पता होना चाहिए कि उनका डिजायरेबल इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसकी रेंज क्या है, और उसके हिसाब से उनका टर्मिनल इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट क्या है। उससे आगे एक्सेप्शनल सिचुएशन में क्रॉस करना चाहिए। नीरज जी, एक ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी देखिए, एक हम लोग बात करते हैं ना आम भाषा में कि हम ना 3 पार्टीज इन अ रो नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने फ्राइडे और सैटरडे को पार्टी कर ली है तो संडे सोबर होना चाहिए और रेस्ट का होना चाहिए। समवेयर 2020 एंड 2021 ये हमारे 2 लगातार पार्टीज ग्लोबल इकोनॉमी में वेस्टर्न वर्ल्ड ने की है। उसकी वजह से क्या हुआ है, देखिए यूएस का डेट टू जीडीपी 120% है और यूके का अबाउट 85% है। डॉलर ग्लोबल करेंसी है, रिजर्व करेंसी है, सो वो 120% भी झेल सकते हैं। यूके की पाउंड तो ग्लोबल करेंसी नहीं है। आपने देखा कि जैसे ही मैडम ट्रस्ट ने डेट फाइनेंस्ड बजट पेश किया, करेंसी पे फॉल आना शुरू हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी इससे, मार्केट फोर्सेस से शील्डेड नहीं है। जैसे ही अगर वो गलत फैसले लेंगे, कई बार हमें लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स टोटली पावरफुल हैं, लेकिन अगर वो गलत डिसीजंस लेंगे तो यूके में दिखा हमने कि क्या हुआ। चौथा नीरज जी, एक ये है कि ग्लोबली हमें ये थोड़ा मानना चाहिए कि एक ये पीक ग्रोथ का टाइम आ चुका है। देखिए, पीक ग्रोथ हमारे पीछे जा चुकी है। पीक ग्रोथ हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में था बिटवीन 2002 एंड 2007, जिस समय नीरज जी अबाउट 40 कंट्रीज वर ग्रोइंग एट 7% प्लस, 40 नो लेस। हमें लगता है कि हम ही ग्रो कर रहे थे, देयर वर 40 कंट्रीज व्हिच वर ग्रोइंग एट सेम रेट। आज नीरज जी जस्ट अबाउट 7-8 कंट्रीज हैं जो 7% से ग्रो कर रहे हैं। सबके सब अफ्रीका में हैं। उनके नंबर्स कितने रिलायबल है मुझे नहीं पता। तो आई थिंक एक मॉडरेशन हमें भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कितना ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में, जब कोई भी वर्ल्ड में कंट्री 7% ग्रो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल होगा और हमें 5-6% की ग्रोथ पे ही सेटल होना चाहिए। IMF के फोरकास्ट फाइनली नीरज जी, IMF is as political, at least half political, most of them are political appointees. They don't come ahead and give the bad news and they say कि हम predict करके नहीं देंगे, हम तो आज के हालात पे देंगे, अगर यही हालात चलते रहे तो फिर इतनी ग्रोथ इस साल में आ जाएगी। But then they keep coming every 3 months and वो ग्रोथ को डाउनग्रेड करते रहते हैं। तो नीरज जी, मोटा मोटा ये एक समरी व्यू है और इस पर फिर हम जैसे आप चाहें डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसी पे आगे लूँगा कि ये तो ठीक है, आपने एक समराइज कर दिया कि क्या एक रियलिस्टिक पिक्चर होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर पांडे, मेरा सवाल मेरे मन में बार बार ये आ रहा है कि क्या एक करेंसी वॉर चल रहा है क्या बाय डिज़ाइन,
या बाय डिफ़ॉल्ट? जी बाय डिफ़ॉल्ट एक करेंसी वॉर ही चल रहा है, क्योंकि सारे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब, लीविंग असाइड जापान और एक दो और सेंट्रल बैंक्स, आप जो भी सेंट्रल बैंक्स देखें, दे आर ऑल इन द स्प्री ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। कभी हमने ये नहीं देखा था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक 75 बेसिस पॉइंट्स अपना रेट हाइक करेंगे। तो ईसीबी ने भी रेट हाइक किया 9 सितंबर को, और उसके बाद डॉलर गिर गया और यूरो बढ़ गया। सो दैट वे वी आर सीइंग अ काइंड ऑफ करेंसी वॉर विच इज़ इनएडवर्टेंट, क्योंकि यूएस की डॉलर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है और वहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इतनी अधिक है, जो कि कुछ हद तक इट इज़ बिकॉज ऑफ 20-21 और 21-22 में जो पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट की, जो इतना ज़्यादा लूज फिस्कल पॉलिसी किया, कैश हैंडआउट्स दिया गया, जिसके कारण डिमांड प्लस सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन हमें वहाँ पे इकोनॉमी में दिख रहा है। इसके कारण वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से और करेंसीज पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जो करेंसीज पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है, ये इतना हमारी डोमेस्टिक फंडामेंटल से उतना इम्पैक्टेड नहीं है जितना कि डॉलर के स्ट्रेंथनिंग से है। इसको एक बहुत एक यूजफुल जो एक एक्सरसाइज है इसको कंपेयर करने के लिए, वो ये तरीका हो सकता है कि अगर हम 2013 का एपिसोड देखें, जब टेपर टैंट्रम के समय भी रुपी काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ था। उस समय जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ था वो डोमेस्टिक कारणों से हुआ था, क्योंकि उस समय इंडिया वाज इन द फ्रेजाइल 5, और उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जितने भी हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो सारे बिगड़े हुए थे। और उस समय जब बेन बर्नांकी, जो उस समय के फेडरल रिजर्व गवर्नर थे, उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दिया था कि वो बॉन्ड बाइंग को थोड़ा थोड़ा कम करने लगेंगे, और रुपी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था बिकॉज हम लोग बहुत वल्नरेबल थे। लेकिन इस बारी की स्थिति अलग है। इस बारी जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, दैट इज मोर ड्यू टू dollar strengthening rather than because of its own domestic factors। तो उस लिहाज से जब everything is being driven by what is happening in the US, what is the direction of US monetary policy, तो एक इनएडवर्टेंट तरीके से हम देख ही रहे हैं कि एक इंटरेस्ट रेट वॉर चल रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए या 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए या 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए। लेकिन एक इंटरेस्ट रेट का वो हाइक, एक ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग पूरे अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं, और उसी का कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन रिवाइज किया है, क्योंकि सूनर और लेटर जब आप इतना ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे तो अभी नहीं तो मीडियम टर्म में हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये सब कॉस्ट है, ये सब रीज़न है बिकॉज ऑफ द यूएस हाइकिंग इट्स रेट्स टू इनएडवर्टेंट लेवल, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो पॉलिसी इंड्यूस्ड इतना ज़्यादा 8% 9% बढ़ा हुआ है, और उनका टारगेट 2% है। हमारा टारगेट आप देखें 2 से 6% के बीच में है, और हमारा 7 सवा 7 है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं पॉलिसीज़ को डिटर्मिन करने के लिए कि उनका टारगेट क्या है और उनका एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या है, और इसलिए उनका इंटरेस्ट रेट मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा उनको हाइक करना पड़ रहा है अभी भी, और अगले साल भी दे आर नॉट श्योर कि वो बंद करेंगे हाइक करना या थोड़ा और बढ़ाएंगे, और उसका इम्पैक्ट सब करेंसीज पे पड़ रहा है। और इसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज आर बीइंग ड्रिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ यूएस मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कई लोगों ने ये बात कही कि आप इतनी टाइटनिंग न करें, जैसे अंकटाड ये कह रहा था, उसको का क्या लोकस सस्टेंड मुझे नहीं पता कि उसको ये कहने की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए मन में कई बार ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं, क्योंकि गोल्ड की पहले बैकिंग थी, फिर पेट्रो डॉलर की बैकिंग थी। इस समय आपकी करेंसी की सर कोई बैकिंग नहीं है अनुराग जी, और ये जो वॉर चल रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि ये क्या करेंसी वॉर है जो कि यूक्रेन के हाइंडसाइड में चल रहा है। लेकिन इसको दोबारा आएंगे। हिरंदानी सर, आपसे एक सवाल है। आप कह रहे थे कि अब यहाँ से ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी तो हिट करेंगी, लेकिन आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट है, स्टील है, सब में सॉफ्टनिंग आई है, और उसके बाद से एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिला, और एक डिसेंट डिमांड भी है। सीमेंट के प्राइसेस भी थोड़े थोड़े फर्म अप होना शुरू हुए हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से कुछ फिस्कल मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे कि और ज़्यादा पुश मिले? या मैं इस सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से खतरा लग रहा, कुछ कि डर हो सकता है कि कुछ ब्लैक स्वान टाइप पे दिख रहा है क्या आपको, जो हो सकता पता नहीं कहाँ से आ जाए?
सर अनम्यूट करिए सर अपने को प्लीज। मुझे डर नहीं है, ब्लैक स्वॉन की इवेंट का कोई डर नहीं है, क्योंकि इंटरनल जो स्ट्रेंथ है आज की तारीख में वो पहले कभी नहीं था, तो वो तो दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन एक बात सही है कि ये ब्याज का और ज्यादा बढ़ाने से एक आप नेगेटिव जो आज के तारीख में आपने बताया कि जैसे आईएमएफ ने कम कर दिया इसका ग्रोथ पोटेंशियल वगैरह वगैरह, वो सब पोटेंशियल अब और भी ज्यादा कम हो सकता है ये ब्याज बढ़ाने से। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रोथ स्टोरी, जो हमें करना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट को और भी बढ़ाना चाहिए और भी इसको एक तेजी के रफ्तार से चलनी चाहिए। मेरे अंदाज से अभी ब्याज और बढ़ाने से इस सब क्षेत्र में आपको नेगेटिव और भी दिख सकती है। तो आज की तारीख में जो इंडिया की रफ्तार सबसे आगे है, इफ यू सी इवन 7% इज वेरी गुड परसेंटेज इन वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा जाए तो दूसरे के कंपैरिजन से देखा जाए तो आई फील दैट फर्दर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल कॉम्प्रोमाइज दैट सिचुएशन। इसलिए और आप मॉनेटरी इंटरवेंशन और ज्यादा करने से इट इज बेटर टू डू फिस्कल इंटरवेंशन, और वो इमीडिएट इफेक्ट ला सकती है। दैट कैन इंप्रूव द स्पीड ऑफ इंटरनल ग्रोथ, इट कैन इंप्रूव द स्पीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो भी टारगेट्स हम कर रहे हैं वो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जो अब तक किया था वो रिजर्व बैंक सही किया था, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के लिए हमको एक बेस लाने की आवश्यकता थी। लेकिन और करने में कुछ खतरनाक भी मुझे दिख रहा है, डेंजर जोन आ रहा है, जहां आरबीआई को ये सोचना चाहिए कि और इंक्रीज करने से जो नेगेटिव फैक्टर्स है विल ओवरकम द पॉजिटिव फैक्टर्स बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता है। यस, ये एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और इस बार की क्रेडिट पॉलिसी की जो कमेंट्री आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी, बहुत ज़्यादा उसमें आगे के लिए कोई चीज़ डायरेक्शन था नहीं। जैसे लगा था कि बस आज के लिए मैंने बोल दिया, कल देखेंगे कल क्या होगा, इस तरीके के सेंस वहाँ से मिल रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी भी थी उस पॉलिसी में जिस तरीके से असेसमेंट रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के तुरंत आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है इकॉनमी की, और तरह तरह के अननोन फियर्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नोन फियर्स की, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि असली पिक्चर क्या है, क्या कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की आशंका है, या बागों में बहार है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, मार्केट भी वैसे इंडिकेशन दे रहा है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम चर्चा कर रहे थे। शुभमन सर, आप कई सारे ऐसी बातें छोड़ देते हैं जो बाद में हम सोचते रहते हैं कि उसको कैसे डिकोड किया जाए। आपने ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो मुश्किल के लिए खड़ा करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है? करेंसी है, क्रूड है, या डेट है बहुत ज़्यादा, या एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा उस तरीके से, आईटी कंपनीज अब अपॉइंटमेंट फ्रीज कर रही हैं, क्या है डर आपका? मुझे इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में इमीडिएटली अंदर से आने वाला कोई इंटरनल क्राइसिस नजर नहीं आ रहा है। क्राइसिस जो है वो सारे सामने हैं, जिनका आपने अभी लिस्ट दिया, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना, ये सारे नोन डेविल्स हैं। अननोन डेविल्स जैसे हमारे पिछले बार एक बार हुआ था IL&FS का, ये उसके पहले 2012-13 में हमारा जो सडनली फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का आया था, इन सब चीजों का इस बारी बहुत टटोलने के बाद भी उस तरह का रिस्क नहीं आ रहा है। लेकिन रिस्क आएगा कि भारतीय इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बजाय के, अगर हम तुलना करें कि वर्ल्ड इकोनॉमी से कितना इंटीग्रेटेड है, वो अगर हम देखें तो वो एक्चुअली पिछले बारी हम करीब कुछ सालों पहले हम 40% ऑफ द जीडीपी था, वो कम होकर अभी 33% ऑफ द जीडीपी है। यानी कि हम इन वर्ल्ड इकोनॉमी से थोड़ा कम जुड़े हैं अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से देखें। लेकिन अगर हम कैपिटल फ्लोज की बात करें, और कैपिटल फ्लोज अक्रॉस द वर्ल्ड में जो जिस तरह से चल रहा है, वो एक खतरा मैं नहीं कहूंगा, बट वो इरेगुलर टाइप चीज बन रहा है। यानी कि वो किन चीजों से जुड़ के आ रहा है। इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क जो इंडियन कंपनीज मानने के लिए तैयार नहीं है,
वो ये है कि कैपिटल अभी जो आ रहा है इन सब में क्लाइमेट चेंज और ये मोटा मोटा जिसको आप एनवायरमेंटल साइंस कह सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ आ रहा है। इन चीजों पे का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि कंपनीज अपने मैनेजमेंट में इन चीजों को अगर जल्दी से, और मैं कह रहा हूं रियली जल्दी से, अगर इसको अमल में ना लाए तो देयर कैन बी अ क्राइसिस। बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिनका शेयर होल्डिंग काफी एफपीआईज में है, एंड एफपीआईज के लिए ये डिफिकल्टी बहुत बढ़ रहा है कि वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे कंपनी में जिन कंपनियों का एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एडिक्वेट नहीं है। भारतीय कंपनीज बैंकिंग में देखे, इंश्योरेंस में देखे, या अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखे, इस पर ज्यादा गौर मैं बिल्कुल ही नहीं देख रहा हूँ। जब बातें होती है, जैसे आज भी बातें हो रही थी इंटरेस्ट रेट की, लेकिन इस चीज के ऊपर बिल्कुल डिबेट नहीं हो रहा है, और ये खतरा हमारे सामने बहुत जोर से आ रहा है। और एक बार अगर ये होना शुरू हो जाए, इंडियन कंपनीज आर नॉट एडिक्वेटली गियर्ड टू हैंडल क्लाइमेट इमरजेंसीज, उनका इसके ऊपर रवैया ठीक है। सुमन सर, आपने जो पॉइंट रखा ना ESG कंप्लायंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इंडियन सिनेरियो में बिल्कुल चर्चा नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी इसको एकदम लोग लाइटली ले रहे हैं, अलग अलग इश्यूज़ पे बात होती है, लेकिन बहुत सारे ग्लोबल फंड हैं जो ESG कंप्लायंस कंपनी में ही पैसे लगाएंगे, उनके शेयर होल्डर्स का प्रेशर है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ेगा तो वाकई बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस पर हम लोग किसी दिन अलग से एक आवाज़ अड्डा करेंगे कि ESG कंप्लायंस इज गेटिंग द बिग चैलेंज फॉर इंडिया एंड होल इकोनॉमी। लेकिन दीवान सर, वापस आते हैं अपने एजेंडे पे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है सर, हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भरोसे पे हैं। एक दूसरा, एक केवल रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, अनुराग आप ध्यान दीजिएगा, सारे दुनिया में सब जगह अपनी अपनी कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए, जैसे भारत में PLI स्कीम चलाई गई, खूब पैसे बांटे गए, चिप कंपनीज को प्रमोट करने के लिए बहुत पैसे दिए गए। अमेरिका ने भी वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर दिलाए चिप कंपनीज के लिए, कानून पास करके दे दिया। हमको ऐसा लगता है कि शायद हम ये सब काम करके चाइना का सब्सटीट्यूट कर लेंगे, वियतनाम का सब्सटीट्यूट कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा 10-10 गुना ज़्यादा कर रखा है। चिंता, डर है इस बात का कि हमको सिर्फ इस मुगालते में कि हमारी PLI स्कीम कमाल कर देगी। नीरज भाई देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये देखिए एब्सोल्यूट टर्म्स में, ये आप जो कह रहे हैं कि भाई ये एडिक्वेट है कि नहीं, कि इसकी मात्रा बड़ी है कि नहीं, कि उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारे सेक्टर्स को। और दूसरा ये देखिए इंक्रीमेंटल बेसिस पे कि भाई पहले हम कहाँ पे थे, आज ये हाल हमारा है कि जितना हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और खास करके 2-3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन दोनों को बढ़ावा दिया है। फॉर एग्जांपल आप डिफेंस में देखिए, कब आपने सुना था कि डिफेंस में यूएस का कोई नेवल शिप हमारे यहाँ के रिपेयर हो रहा है, L&T जैसी कंपनी के जरिए रिपेयरिंग उसका हो रहा है? तो ये तो कभी हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। और जब ये शुरुआत हुई है तो हो सकता है कि एक ट्रेंड हो जिससे आपको एक नई आमदनी बनने की वो हो जाए, और आप जो छोटी छोटी चीजें, कंपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो सारे जो मंगवाते थे बाहर से, इंपोर्ट करते थे डिफेंस के, उसमें शुरुआत हुई है, थोड़ी थोड़ी चीजें हमने बनाना शुरू कर दी। हाँ, बहुत बड़ी चीजें बनाने लगे कि हम जहाज का जहाज बनाने लगे, ऐसा इमीडिएटली शायद ना भी हो, लेकिन जो चीजें हम कर सकते हैं उसमें शुरुआत हुई है। तो इंक्रीमेंटली बहुत चेंज आ रहा है। और अगर आप कोई कैपिटल गुड्स वाली कंपनी से बात करें, जो और मजे की बात तो ये है नीरज भाई कि ये सारी कंपनीज जो अच्छी जो है, जो क्लास ए कंपनीज जो है, वो सारी सब्सिडरीज फॉरेन कंपनीज की है, चाहे वो ABB हो, कमिंस हो। अब इस टाइप की कंपनी सीमेंस है, शाफलर है, तो ये सब कंपनीज की यहाँ की जो सब्सिडरी से अब बात करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये लोग यहाँ को इसको बेस बना के, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इनका इतना मजबूत हो चुका है पिछले 1-1.5-2 साल में, दैट उनकी सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में जहां हम कहीं नहीं फिट होते थे, हमारा कहीं जिक्र नहीं होता था, वहां भी आज हमारा एक रोल शुरू हो गया, एक इम्पोर्टेंस शुरू हो गई है। तो ये जो तवज्जो मिल रहा है इन चीजों को, कैपिटल गुड्स में, इंजीनियरिंग में, ये एरियाज हमारे लिए बहुत बहुत नाजुक वो ग्रोथ वाले एरियाज हैं, बहुत जरूरी है। तो हाँ, विश्व के बाकी बाजारों के कंपैरिजन में हम लोग छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ दैट जो क्वांटम है एक्सपोर्ट्स का, लेकिन आप जहां थे वहां से देखिए कहाँ है।
और अगर हमारी जो सबसे बड़ी, हमारा जो पलड़ा भारी कहाँ है, हमारा एसएमई की ताकत है हमारी, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज हुआ करती थी, डीमोनेटाइजेशन जीएसटी के बाद वहां पे बहुत काफी मजबूत उसे एक ऑर्गेनाइजेशनल वो आपको एलिमेंट दिखा है। अगर ये वाले जो सेगमेंट में पर्कुलेट होना शुरू जिस दिन करेगा तो हिंदुस्तान का हुलिया बदल जाएगा। आपके पड़ोस में रहने वाला बंदा भी जो छोटी फैक्ट्री चलाता है कहीं जहांगीरपुरी में, दिल्ली में बैठ के या कहीं नारायणा में बैठ के, वो भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐसा बनाने लगेगा जो कहीं ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करता है। तो उसके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कई चीजें मतलब आएंगी। ये नहीं मैं कह रहा कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन दिशा सही है। और ये जो पीएलआई स्कीम है ये ट्रिगर है। इसने किया है कि सबको एक हिम्मत दे दी कि भाई ये बढ़ावा दे दिया कि ये चीज आप बनाइए, आपको इसमें एटलीस्ट इंसेंटिवाइजेशन मिल रहा है, तो एक आपको मार्जिन अश्योरेंस या रेवेन्यू ग्रोथ अश्योरेंस मिलना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट पीएलआई स्कीम में जो कंपनीज हैं उनको अगर आप बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो जैसे डिक्सन विक्सन जो बना के भेज रही है, वो भी बताएंगे कि मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाले को ही पता है आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो भी निचोड़ लेता है। लेकिन आपका पार्टिसिपेशन शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये केमिकल्स में, ऑटो एंसिलरी में, इंजीनियरिंग में, डिफेंस में, हम जिन क्षेत्रों में पहल कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इसका असर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे जरूर दिखेगा। और जैसे आपने कहा, हम लोग तो बुलिश ही रहते हैं, तो सेक्टर चेंज हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम लोग इंट्रा सेक्टर जो चेंजेस है उसके तरफ बढ़ावा उसी तरफ है, झुकाव उसी तरफ है, लेकिन नए नए सेक्टर्स डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे उस हिसाब से। आप बाइंग कर रहे हैं क्या अभी, कि अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको हर नए सेक्टर में इस टाइप की एक्साइटमेंट दिखेगी और नए सेक्टर्स में नई कंपनी समझने के लिए मिल जाएंगी। तो मौके तो सब है, पुराने कंपनीज के नाम चेंज हो जाएंगे, नए कंपनीज आ जाएंगी, और क्या होगा पोर्टफोलियो। करेक्ट। अनुराग, अब वापस आपके पास, जो परिस्थिति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो सिचुएशन की हम चर्चा कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को लेकर के या इंडियन इकोनॉमी को लेकर के नज़रिया क्या है वहाँ एफआईआईज का, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का? सो नीरज जी, एक तो पहले वो करेंसी वॉर वाला जो पॉइंट था, आई थिंक वो क्लियरली एड्रेस नहीं हुआ, उस पर बता दें। देखिए नीरज जी, जब भी क्राइसिस होता है तो हम लोग भी क्या करते हैं कि सारा पैसा कैश में कर लीजिए, सेफ्टी की तरफ भागते हैं। वर्ल्ड ओवर आज सबसे सेफ प्लेस है डॉलर बॉन्ड्स। सो वर्ल्ड का सारा मनी डॉलर बॉन्ड्स की तरफ भाग रहा है और उससे डॉलर बढ़ रहा है, ये तो हम जानते हैं। आई डोंट सी ए कॉन्स्पिरेसी थियरी। इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि 40 साल बाद कंट्री ने देखी है। फेडरल रिजर्व रीजनेबली इंडिपेंडेंट है। दे डोंट वांट टू रेक द इकोनॉमी, बट इकोनॉमी को इंडिपेंडेंटली इन्फ्लेशन से मुक्त करना चाहते हैं। इससे डॉलर की तरफ नेचुरली फ्लो आ रहा है और डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। ये पहले भी हुआ था 2000 के और 2002 के बबल के अराउंड, जब ग्लोबली रिसेशन आ रहा था तब भी ये हुआ था। और ये पहले भी जब भी वर्ल्ड ओवर रिस्क आता है तो डॉलर इंडेक्स बढ़ता है। तो लास्ट पीक भी तभी अचीव हुआ था। तो आई थिंक इसमें मैं कोई उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देखता कि डिलिबरेटली वो करेंसी को इंक्रीज नहीं करना, अप्रिशिएट नहीं करवाना चाहते हैं, बट वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड नीरज जी, ये जो 2.2 से 6% की टारगेटिंग है ना इंडिया में, ये बड़ी वेग है। देखिए 2% इन्फ्लेशन टारगेटिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज की होती है, 4% मिडिल इनकम इकोनॉमीज की होती है, 6% इमर्जिंग इकोनॉमीज की होती है। हम इमर्जिंग इकोनॉमी है। ये सब मिला के 2 से 6% की रेंज आरबीआई ने जो दे दी है, ये वेग है। दिस इज नो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली। तो आप कुछ भी नंबर कर लीजिए, सब ओके है। आई थिंक दिस नीड्स मोर प्रिसिशन। थर्ड इज इंडिया का फोकस हैज टू बी ग्रोथ। एज आई टोल्ड, कोई भी इकोनॉमी 7% से ग्रो नहीं कर रही है, और अगर इंडिया ग्रो करना चाहता है तो बड़े रेडिकल लैंडमार्क रिफॉर्म्स चाहिए होंगे जहां पे फोकस रहना चाहिए। इंडिया का फोकस इस समय इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए तकरीबन, और जो ऐसे ही आप करके उसको 6-7% से नीचे वैसे भी नहीं ला सकते, बिकॉज इकोनॉमी में वो इम्बाइट है। चौथा नीरज जी, देखिए इंडिया की तरफ एक नया नजरिया बनना शुरू हुआ है, और डिस्कशंस में मैं यूएस के आपके सीएनबीसी चैनल्स पे मैं पहले बड़ा फ्रीक्वेंसी काउंट करता था कि काफी दिन, मतलब 4-5 दिन हो जाते कि इंडिया का नाम नहीं आता, लेकिन अभी हर दिन कोई ना कोई एक्सपर्ट्स इंडिया का नाम लेते हैं। ये एक इंडिकेटर है कि बातें शुरू हो रही हैं। चाइना +1 कहिए, मैं उसको चाइना +7 कहता हूं, क्योंकि फोकस जरूर इस बात पर है कि एक कंट्री पर सुपर डिपेंडेंस ना हो और फ्रेंड शोरिंग हो। और आई थिंक आफ्टर
आफ्टर रशिया एंड दिस एनर्जी वॉर, ये जरूर फोकस है कि देखिए फ्रेंड शोरिंग हो, उसमें इंडिया को भी फायदा मिलेगा। बट एट द सेम टाइम इंडिया को बहुत सारे काम करने हैं, जो कि देखिए ये हमारा भी एक पीक है नीरज जी। अगर इकोनॉमी को मैं उस हिसाब से बताऊं तो एक वर्किंग एज पॉपुलेशन जिस समय आपका पीक पर आता है, उसी समय इकोनॉमी भी पीक आउट करती है। हमारा ये अगले 10-15 साल है जब हमारा वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन पीक पर आएगा, उसके बाद हमारा भी फॉल शुरू हो जाएगा, फिर हम उस फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा चाइना मोमेंट है नीरज जी, और आई थिंक बहुत उम्मीदें हैं कि दिस इज काइंड ऑफ नाउ और नेवर मोमेंट फॉर अस। एक्चुअली नेवर तो कभी नहीं कहेंगे, बिकॉज इंडिया हमेशा एक अपनी ग्रोथ पे तो चलता ही है, बट दिस इज अ मोमेंट टू हैव सम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हमने पहले नहीं देखी है। डॉक्टर पांडे, क्या 2 से 6% का रेंज वेग है? जी देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस देखें इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, जो इस पे हमने बहुत काम किया है, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब भी कोई कंट्री अडॉप्ट करती है, देयर आर वेरियस स्टेजेस। पहले वो स्टार्ट करती है एक रेंज से, और उसके बाद फिर वो आती है एक पॉइंट पे, और इसलिए आप देखें कि यहाँ पे एक रेंज दिया गया। टारगेट वैसे 4% है +-2%, सो दैट इज़ द रेंज। और ये इनिशियल, अगर आप जितनी भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली जो जिन्होंने पिछले 10-15 साल में या 20 साल में, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जिन्होंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम को अडॉप्ट किया है, इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है, वो पहले एक रेंज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर अ कंट्री। सब कंट्रीज़ का जो टारगेट है, एक ऑप्टिमल टारगेट है, वो सब कंट्रीज़ का अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। एक एडवांस्ड इकोनॉमी का ऑप्टिमल इन्फ्लेशन टारगेट कुछ और होगा, एक डेवलपिंग इकोनॉमी का कुछ और होगा, इमर्जिंग इकोनॉमी का कुछ और होगा। फूड का प्रोपोर्शन कितना है हमारे बास्केट में, उस पर भी निर्भर करता है। तो मैं इसको वेग नहीं कहूँगी, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में जितने भी कंट्रीज जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट करते हैं, वो नॉर्मली एक रेंज से स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे या तो उस रेंज को नैरो करते हैं, जैसे अभी हमारा आप देखें 4 ±2% है। हो सकता है, क्योंकि आप अगर हमारे लीगल फ्रेमवर्क को देखें तो उसमें यह है कि हर 5 साल बाद वी हैव टू रिव्यू द टारगेट। तो हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई है। इट्स नॉट कि ये टारगेट हमेशा 2 से 6% रहने वाला है। आगे चल के 2016 में हमने इस टारगेट को अडॉप्ट किया था, और 2021 में ये माना गया कि अभी यही टारगेट ठीक है। अब नेक्स्ट 5 इयर्स में फिर से जब इस की रिव्यू की बात आएगी, उस समय इकोनॉमी की कंडीशन कैसी होगी, इन्फ्लेशन का ऑप्टिमल क्या रेट होना चाहिए, कितना रेंज होना चाहिए, उस चीज़ पे निर्भर करते हुए, उस चीज़ पे डिसाइड करते हुए इस टारगेट को नैरो किया जा सकता है, रेंज को नैरो किया जा सकता है। क्योंकि कई सारे डिस्कशन है। अगर आप आरबीआई के खुद के पेपर्स देखें, उनका खुद का कहना है कि 4% नहीं होना चाहिए, 5% होना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे मत हैं, और हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऐसा है जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि 5 साल बाद हम इसको रिव्यू करें। लेकिन इनिशियली जब हम हमारा पहले आप देखें 2021 से पहले हमारा कोई टारगेट नहीं, पहले जब नहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया WPI को देखती थी, पहले जब ये नहीं था तो हम दूसरे तरीके से इकोनॉमी को असेस करते थे, लेकिन बाद में फिर टारगेटिंग का एक चक्कर ले आए, और हम उसके बीच में अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी में ये टारगेट में उलझ के रह गए हैं। अब हम दिन भर इसी चक्कर लगाते हैं कि उसको मैनेज करना है, उसको मैनेज करना है, राइट? नहीं, उलझ तो नहीं कहूँगी, एक अकाउंटेबिलिटी है आपकी, क्योंकि अगर आप 6% तक नहीं पहुँचते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि 6% क्यों नहीं है, और क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी टू अटेन दैट टारगेट। तो एक अकाउंटेबिलिटी है जो पहले नहीं था। पहले कभी रिजर्व बैंक WPI देखती थी, कभी CPI देखती थी, कभी एक मिक्सचर ऑफ देखती थी इंडिसेस। सो अब एक टारगेट है, एक हेडलाइन इंडेक्स है जिसपे बात होती है, दूसरे टारगेट्स पे भी बात होती है, लेकिन एक टारगेट है, एक अकाउंटेबिलिटी है। तो उस तरीके से आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मूव कि हम लोग एक बिना किसी टारगेट से मूव करके एक टारगेट पे मूव हो रहे हैं, जहाँ पे हम एक अकाउंटेबिलिटी है, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें इंटरनल मेंबर्स और एक्सटर्नल मेंबर्स हैं जो अपना मत देते हैं। इंडिपेंडेंस कितना है उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन इट्स डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट ओवर द अर्लियर सिस्टम। और आगे चलते हुए आई थिंक अगर हम पैंडेमिक की बात को छोड़ दे तो उससे पहले तक इन्फ्लेशन हमारा 2016 से लेके पैंडेमिक से पहले तक
कंट्रोल में था और उसके बाद वी स्टार्टेड सीइंग प्रॉब्लम। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर करने के लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी हैव अ टारगेट, और उस टारगेट को हम आगे चलते हुए और रिफाइन करें, इस चीज़ की ज़रूरत है। जी, तो इन्फ्लेशन एक चैलेंज है और हम लोगों ने खुद अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाई है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके चक्कर में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। यूएस ने 3% बढ़ा ली है, हमने 1.9% बढ़ा ली है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1.5% बढ़ा ली, और हम प्री कोविड लेवल से थोड़ा सा ऊपर निकल गए हैं और अभी शायद 1-2 हाइक और हो सकती हैं इंडिया में। और यूएस में तो पता नहीं, अभी 75 करते रहेंगे ये लोग जब तक कि वो 2 का टारगेट नहीं अचीव होता। लेकिन मुश्किल खड़ी होगी और जो बिगेस्ट चैलेंज हमारे सामने वो करेंसी का है इस वक्त, और क्रूड ऑयल का, जो हमारे लिए स्पॉइलर हो सकता है, गेम ख़राब कर सकता है, क्योंकि हमने $60-70 पे अपनी इकोनॉमिक सर्वे को एसेस किया था और इस वक्त क्रूड उससे बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन बहरहाल चर्चा में हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स को समझने की कोशिश की है। ऐसी चर्चा फिर किसी दिन करेंगे जब और नए पॉइंट्स लेके आएंगे। आज के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।